नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे। डॉक्टर पांडे, क्योंकि आप से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप शिक्षक भी हैं और आप राइट टू एजुकेशन पर आपने खूब काम किया है। ये तो बिल्कुल तय बात है कि अगर देश की तरक्की चाहिए, अगर प्रदेश की तरक्की चाहिए, अगर अपनी तरक्की चाहिए, तो शिक्षा के बिना सब अधूरा है। ये बात मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूँ कि अभी जब योगी 2 मतलब योगी जी की जो ये सरकार बनी है 2022 में, उसमें योगी जी ने एक बहुत स्पष्ट आदेश दिया है और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसको फॉलोअप किया है और वो बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार शिक्षा पे बहुत जोर है और शिक्षा को हमें ठीक करना है। और इसके लिए योगी जी ने कहा है मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से कि हर IAS अधिकारी, वो चाहे DM हो, चाहे कहीं भी किसी भी पद पर, उसको एक एक स्कूल अडॉप्ट कर लेने हैं। अब स्कूल अडॉप्ट कर लेने का जो मतलब मैं समझा हूँ और जो चीफ सेक्रेटरी बात से कि भाई वो स्कूल कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है, उसकी क्या समस्याएं हैं, उसका बच्चे की क्या समस्याएं, ये देखना है। तो क्या स्कूल अडॉप्ट कर लेना और ये कर लेने से शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? जैसे कहा गया है कि 3 रात वहीं रहना है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग से बाहर नहीं जाना, इत्यादि इत्यादि। क्या इसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? जी आनंद जी, मैं याद कर रहा था कि नरेंद्र मोदी ने एक योजना चलाई थी कि हर एक सांसद एक गांव अडॉप्ट करेगा जी अपने चुनाव क्षेत्र में। तो उसके बाद आपको पता लगा उसका क्या हुआ? मतलब हमें तो नहीं मालूम कि किसी सांसद का कौन सा गांव और सांसद का कौन सा गांव है मॉडल बना और उस गांव में कोई विशेष काम हुआ हो जिससे कि वो गांव पूरे चुनाव क्षेत्र का आदर्श गांव बन गया हो। हाँ, मोदी जी ने खुद जिस गांव को अडॉप्ट किया है बनारस के अंदर, वो हम लोग जानते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरा कोका कोला के खिलाफ आंदोलन चला है। 2 बार मेरी वहाँ गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो योजना है, और हमें मालूम है कि वहाँ कोई ऐसा विशेष काम नहीं हुआ है। हमारे साथी नंदलाल वहाँ पे काम करते हैं, बनारस से 15 किलोमीटर दूर है, इलाहाबाद मार्ग पे। तो ये जो इस तरह की जो बातें होती हैं इस सरकार की, जिसका प्रचार मूल्य ज़्यादा होता है और उसमें कुछ करने की मंशा नहीं होती। मतलब ये बात कितनी अच्छी लगती है कि हर एक अधिकारी जाके एक विद्यालय अडॉप्ट करे। असल में आपको मैं बताऊं कि 2019 में जब मेरी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई थी, तो पहली मीटिंग में मैंने उनको बताया था कि आपके, अभी उनको लखनऊ का कमिश्नर नहीं बनाया गया था, मैंने कहा आपके यहाँ एक IAS अधिकारी है मुकेश मेश्राम, जब वो कानपुर में जिलाधिकारी थे या कमिश्नर थे, तो वो खुद एक प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाते थे। और उनका देखा देखी, मुकेश जी मुझे लिस्ट दिखा रहे थे, मैं एक बार कानपुर उनसे मिलने गया था, कि 600 या 700 नागरिक कानपुर के निकल के आ गए थे और वो अपने अपने इलाके के प्राइमरी स्कूल में जाके पढ़ाने लगे थे, क्योंकि वहाँ का कमिश्नर जाके एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा था। तो मैंने उनको सुझाव दिया था कि आप अपने अधिकारियों के लिए, वो चाहे जिस भी विभाग में हो, भाई बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, IAS कंपटीशन करके आए हैं, हाँ कॉम्पीट, तो उनसे ये कहिए कि आप जिस भी पद पे हो, आप एक प्राइमरी स्कूल में जाके आप आधे दिन का समय दीजिए और वहाँ बच्चों को पढ़ाइए। तो इससे सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता सुधर सकती है। खैर, वो पता नहीं उससे कितना ये निर्णय प्रभावित है, लेकिन उसके बाद मुकेश मेश्राम को लखनऊ का कमिश्नर ज़रूर बना दिया गया। इस समय तो वो शायद प्रमुख सचिव संस्कृति हैं। देखिए, ये सब जो तरीके हैं, ये तात्कालिक किस्म के तरीके हैं, इनका कुछ अल्पकालिक प्रभाव जरूर पड़ सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। जो बात मेरे ख्याल से आप भी कहना चाह रहे हैं, स्थायी समाधान क्या है उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता। इस देश में 1964 में एक कोठारी आयोग बनाया गया कि इस देश की शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरे, और कोठारी आयोग ने कहा कि भाई समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए, हर एक बच्चा एक ही तरह के विद्यालय में जाए। अभी हम और हमारे दोस्त परवेज भाई यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए थे, वो भी कह रहे थे कि हर एक स्कूल एक जैसा होना चाहिए और सबकी गुणवत्ता जो है वो जो सबसे बढ़िया स्कूल है इस शहर का उस जैसी होनी चाहिए।
तो ये बात तो कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी रिपोर्ट में कह दी थी और ये रिपोर्ट संसद में पेश की गई। तो जो रिपोर्ट संसद में 1968 में पेश की गई, सवाल ये है कि उसकी सिफारिश इस देश में क्यों नहीं लागू की जा रही है कि कॉमन स्कूल सिस्टम, समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, जैसे कि सारे विकसित देशों में है। जो G8 नाम के जो दुनिया के सबसे 8 विकसित देश हैं, सभी 8 देशों में समान शिक्षा प्रणाली लागू है। अमेरिका अगर आप जाएंगे, अगर आप भारतीय नागरिक के भी रूप में जाएं और आपका बच्चा स्कूल जाने की उम्र का है, तो आपके बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उसको वो घर के पास वाले स्कूल में पढ़ेगा, जिसको पड़ोस के स्कूल की अवधारणा कहते हैं, जो समान शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। तो आपको ना तो फीस पे पैसा खर्च करना है, ना किताब पे खर्च करना है, ना यूनिफॉर्म पे करना है, ना ट्रांसपोर्टेशन पे करना है। बच्चे की पढ़ाई पूरी मुफ्त, चाहे आप गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के हों, चाहे आप जितने भी अमीर क्यों ना हो। तो ये व्यवस्था दुनिया में कई देशों ने लागू की है, जिसमें विकासशील देश भी हैं, ईरान है, श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं, आप देख लीजिए इनकी साक्षरता दर सबकी जो है 90-95 के ऊपर है। ये बल्कि जिन देशों की साक्षरता दर बहुत अधिक है, ये 99-100 तक पहुंच गई है, वो सारे देश वही हैं जहां पे समान शिक्षा प्रणाली लागू है। अब समान शिक्षा प्रणाली इस देश में कोई लागू नहीं करना चाहता, क्योंकि एक शिक्षाविद हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है, अमेरिका में प्रोफेसर थे, उन्होंने ये लिखा है कि भारत का जो शासक वर्ग है, और अभी भी आप उठा के देख लीजिए तो शासक वर्ग अभी भी सवर्ण और समाज के संपन्न तबके से आता है। वो ये नहीं चाहता है कि भारत के गरीबों, दलितों, वंचित तबकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो उनके बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाएं, नौकरियों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाने के अवसरों के लिए। ये बात उस किताब में लिखी थी, जो मैंने उस समय नहीं मानी, क्योंकि मुझे लगा कि जब ये किताब आई थी 1991 में, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, और ऑथर है मायरन वाइनर, तो मुझे लगा कि ये अमरीकी को शायद भारत की वास्तविकता नहीं मालूम है। लेकिन जब मैं यहाँ अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन मंत्री थे और जब केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में था, और जब वहाँ मैं ये कहते हुए सुनता था IAS अफसरों को कि IAS अफसर और उनके चपरासी के बच्चे जिस दिन एक ही विद्यालय में जाएंगे, उस दिन शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। तो वो बात वही है कॉमन स्कूल सिस्टम वाली और पड़ोस के स्कूल की, क्योंकि अगर IAS अधिकारी और उसका चपरासी एक ही घर में रह रहे हैं तो उनका बच्चा पास के स्कूल में ही पढ़ेगा, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। तो मुझे ये समझ में आया कि सलूशन तो सबको मालूम है। जैसे आज BSA हमसे कह रहा है कि सरकारी स्कूल अगर अच्छे हो जाए तो हम भी उसी में पढ़ाएंगे, तो भैया तुम्हें किसने रोका करने से? हाँ, लेकिन नहीं, मैं 1 मिनट बीच में संदीप जी एक चीज टोक लूँ इसी बात पे, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं, आप कई बार हवाला देते हैं एक जैसे सुधीर अग्रवाल के केस का, जहां पे शायद कानूनी रूप से उन्होंने एक जजमेंट पास किया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी, IAS, ये जितने नेता हैं, सबको अपने बच्चों को कानूनन सरकारी स्कूल में पढ़ाना, इस तरह की कोई बात है, जरा उसको भी स्पष्ट नहीं, बिल्कुल। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि समाधान सबको मालूम है, सब वो बात करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। तो जब मैंने BSA साहब से ये कहा कि ये तो अब हमें लग रहा है कि हमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम छोड़ के, जिसकी धारा 12(1) में 25% बच्चे, गरीब बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, निजी स्कूलों में मुफ्त, अब वो छोड़ के, क्योंकि वो ठीक से लागू नहीं हो रहा है, अब तो शायद इसी काम में लग जाना चाहिए। और न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल का फैसला 2015 का कि सरकारी वेतन पाने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ें, इसका जजमेंट, इसको हाँ, ये जजमेंट है। इस जजमेंट को 6 महीने में लागू होना था, और नाम से लिखा गया था कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं आलोक रंजन, वो जो है कोर्ट को 6 महीने में रिपोर्ट देंगे कि इसको कैसे लागू किया गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ, तो अब आलोक रंजन साहब से जब मैं काफ़ी बाद में एक जगह मिला और मैंने उनसे कहा कि भाई आपके समय में वो आदेश आया था और आपको, तो वो बोले नहीं, आप कैसे अनिवार्य कर सकते हैं किसी को, जो बात आज BSA भी कह रहे थे कि
किसी को आप ये अनिवार्य कैसे कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को एक खास विद्यालय में ही पढ़ाए? ये तो लोकतंत्र है, यहाँ तो सबको छूट होनी चाहिए। तो मैंने कहा आलोक जी, उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि अगर कोई अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में न पढ़ाना चाहे कोई अधिकारी और प्राइवेट में पढ़ाना चाहे, तो प्राइवेट में जितनी फीस भरेगा उतनी फीस जुर्माने के रूप में सरकारी खाते में जमा करेगा। और जब तक उसका बच्चा निजी विद्यालय में पढ़ेगा तब तक उसको कोई प्रोन्नति नहीं मिलेगी। तो भाई आपको बहुत शौक है प्राइवेट में पढ़ाने का, तो पढ़ाइए सरकार। तो इसका मतलब कि आलोक रंजन जी ने वो जजमेंट पढ़ा ही नहीं था। और जब मेरी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उस समय मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, उन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या कर रहे हैं शिक्षा को सुधारने के लिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। जबकि हमने उनको याद दिलाया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा है कि चाहे राष्ट्रपति की हो या चपरासी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो अखिलेश जी ने कहा नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि अमीर और गरीब के बच्चे साथ में पढ़ें। और वहाँ जितने लोग बैठे थे, राजेंद्र चौधरी जी थे, एडवोकेट मोहम्मद शोएब थे और कई लोग थे, हम सब लोग अवाक रह गए कि इस नारे का राष्ट्रपति और चपरासी की संतान एक ही विद्यालय में जाए, इसका और क्या अर्थ हो सकता है सिवाय इसके कि अमीर और गरीब का बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़े। खैर उनको नहीं करना था, उन्होंने नहीं किया। और उसके बाद योगी जी से भी मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने भी उसके बारे में कुछ कहने से जो है वो बचने की कोशिश की। और जब मैंने पूछा कि भाई आप 45 मिनट के बाद मैंने पूछा कि आप तो लगता है कि इसके बारे में आप कुछ निर्णय नहीं लेंगे, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि आप प्रयास करते रहिए। तो मैं 2 बार इनसे भी मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि चाहे जो भी सरकार हो, ये सरकार निजी स्कूलों को संरक्षण देती है। आप देखिए यहाँ का सबसे बड़ा स्कूल है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और उसमें हमारे रक्षा मंत्री और जो शासक दल है उसके मंत्री लगातार उनके कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। नहीं, उनके ऑडिटोरियम में उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। वही मतलब उनके नहीं, उनके कार्यक्रम में नहीं अपने कार्यक्रम उनके यहाँ करते हैं। जी जी। और उनको सम्मानित किया जाता है, जगदीश गांधी जी को, शिक्षा में उत्कृष्ट काम करने के लिए। लेकिन उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता, जबकि मैंने योगी आदित्यनाथ के हाथ में 270 बच्चों की लिस्ट दी है आज से 3 साल पहले, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश था कि इन 270 बच्चों का दाखिला सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की विभिन्न शाखाओं में होना चाहिए उसको। और मैंने कहा कि इसमें से एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुधीर अग्रवाल का फैसला अगर लागू हो जाए और सरकारी विद्यालय अगर सुधर जाए, तो उन पुलिस वालों से लेके जो जब हम धरना करने जाते हैं आमना सामना होता है से लेके आज जो बीएसए बोल रहा था, या इसके पहले मुख्य सचिव थे अनूप चंद्र पांडे जी जो इस समय चुनाव आयुक्त हैं, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, और अमेरिका में तो ये लागू है तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। उसी के बाद मैं मुख्यमंत्री से मिला था और मुख्यमंत्री ने इसके बारे में कोई भी आश्वासन देने से मतलब वो बचे। तो कोई भी जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं, खास करके जो जिन्हें नीतिगत निर्णय लेना है, वो इसके लिए तैयार नहीं है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू हो या सुधीर अग्रवाल साहब का 2015 का वो फैसला लागू हो जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ सकती है। तो ये देश की विडंबना है कि इस देश का शासक वर्ग ये नहीं चाहता कि इस देश के सामान्य सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता बढ़े। वो तमाम तरह की योजनाएं लेके आते हैं, कभी नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, कभी कोई मज़दूरों के बच्चों के लिए एक विशेष योजना चलाते हैं शिक्षा की। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक परिवार की 2 बहनें होंगी तो एक की फीस माफ़ हो जाएगी। तो ये छिटपुट इस तरह के कार्यक्रम जो एक तरीके से किसी जख्म का मरहम लगा के इलाज करने जैसे हैं, लेकिन जो पूरी बीमारी है उसको आप ठीक करने की बात नहीं करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप पांडे, क्योंकि शिक्षा का हम सब लोगों को ये पता है कि बुनियादी चीज़ यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। और जिस दिन किसी भी सरकार ने ये ठान लिया कि शिक्षा के ऊपर उसको
पूरी तरह से जोर करना, और खास करके बेसिक शिक्षा, प्राइमरी और बेसिक शिक्षा। जी जी। बाद की शिक्षा तो फिर भी समझ में आ जाती है। मैं एक चीज़ कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि एक समय नेता लोग जो होते थे वो पेट्रोल पंप लेने की होड़ थी, तो आप 50% से ज़्यादा MLA MPs के पेट्रोल पंप होते थे। फिर एक दौर अब आया है कि आप 50%, मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये जो नेता लोग हैं वो कोई ना कोई शिक्षण संस्था चलाते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छा व्यापार है। खूब पैसा लाओ, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहा है, कोई मैनेजमेंट कॉलेज चला रहा है, कोई 10-10 स्कूल चला रहा है, वो भी एक रास्ता पैसा कमाने का जरिया ज़रूर बन गया है शिक्षा। अच्छा, एक चीज़ और मैं जिक्र कर दूं चलते चलते जी। एक जो प्राइवेट स्कूल हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लेके बच्चों से अपनी शिक्षा देते हैं, अगर उनको मान्यता मिली हुई है किसी भी बोर्ड से, और अगर उनको सरकार ने कम कीमत पे ज़मीन उपलब्ध कराई है, तो उनकी मान्यता के लिए जो शर्त है, आवश्यक शर्त है, हाँ, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र उनको लेना होता है यहाँ से। वो मिलने की शर्त ये है कि एक शर्त, वैसे कई शर्तें हैं, कि उन्हें 10% अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को उसी शुल्क पे पढ़ाना पड़ेगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में लिया जाता है। और आपको मालूम है कि सरकारी विद्यालयों में फीस नगण्य है। हाँ, तो लड़कियों के लिए तो पूरी तरह से माफ़ है, और लड़कों से कुछ ली जाती होगी शायद, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी माफ़ है, क्योंकि हम यहाँ लखनऊ में कई बच्चों को पढ़ाते हैं, और दुबग्गा में त्रिलोकी सिंह इंटर कॉलेज है, या ये नेशनल इंटर कॉलेज है शाह नज़फ़ रोड पे, तो ये सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालय हैं। यहाँ पे 6 से 8 तक की पढ़ाई एकदम निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं पड़ता है। तो अगर ये जो महंगे स्कूल हैं इन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है, तो इनको 10% अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। और जैसे हरदम हम लोग बात करते रहे कि लॉ तो है ही, इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं, लागू करने वाला नहीं है, यही अपने देश की त्रासदी है। हो सकता है कि इस बार जो योगी जी का प्रयास है वो भाई सफल हो, हम सब लोगों की इच्छा यही है कि वो कम से कम स्कूल सुधर जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।